हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें हिंदी अपना एक प्रमुख रोल रखती है। और यूपी टीईटी की भी परीक्षाएं आगे जनवरी माह में होनी है। सेंटर टीईटी की भी परीक्षाएं कुछ दिनों में शुरू होने वाली हैं। तो उसी इन सब को ध्यान में रखते हुए उसी क्रम में जैसे हम हिंदी की लगातार आपको एक सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे थे, प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करा रहे थे, तो उसी क्रम में हम एक और प्रैक्टिस लेकर आए हैं आपके लिए। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी उसी तरह लाइक करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं हिंदी की वही श्रृंखला। इसमें आपको टॉप 50 टॉप मोस्ट जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मूर्धन्य व्यंजन हैं। मूर्धन्य व्यंजन पूछा गया है आपसे, मतलब उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है पा, दूसरा है या, तीसरा है शा, चौथा है टा। तो आपको बता दें कि शुरू में आता है कंठ, कंठ, उसके बाद तालव्य, फिर मूर्धन्य। तो आपसे पूछा गया मूर्धन्य, तो कंठ में का, तालव्य में चा और मूर्धन्य में टा वर्ग के व्यंजन होते हैं। तो टा वर्ग का व्यंजन अब देखते हैं टा के अंतर्गत क्या क्या आता है। टा, ठा, डा, ढा, अणा। देखते हैं इसमें टा, ठा, डा, ढा, अणा में कौन सा है। टा आपका दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन टा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, हाँ, तो जो का वर्ग के सारे व्यंजन का खा, गा, घा और अंगा होते हैं, ये सारे के सारे कंठ्य कहलाते हैं। चा वर्ग के तालव्य कहलाते हैं। टा वर्ग के मूर्धन्य कहलाते हैं, मूर्धा से उच्चरित होते हैं। ता वर्ग जो है वो दंत से उच्चरित होता है और पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से उच्चरित होता है। चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। का वर्ग के का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग का चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग का टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग का ता, था, द, ध, न। पा वर्ग का प, फ, ब, भ, म। ये सारे के सारे ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द है। आपसे पूछा गया है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ये 4 शब्द दिए हैं, इन चारों शब्दों में आपसे पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जड़ता, दूसरा है शीतलता, तीसरा है तमाशा, चौथा है ममता। देखिए ये जो जड़ता शब्द है ये आपका विशेषण है। शीतलता ये भी विशेषता है, विशेषण है। ममता ये भी विशेषण है। और ये जड़ता होती है, किसी में जड़ता, किसी भी चीज़ की जड़ता, मतलब अगर आप एक इसको वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो जड़ता होती है, शीतलता होती है, ममता होती है। तमाशा देखा जाता है, ना कि तमाशा देखी जाती है, ये गलत हो जाएगा। तो तमाशा देखा जाता है, यानी यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वो आपका तमाशा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उचित की भाववाचक संज्ञा है। उचित की भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है औचित, दूसरा ऑप्शन है औचित्य, तीसरा ऑप्शन है उचितता और चौथा ऑप्शन है उचिता। तो आपको बता दें कि जो उचित की भाववाचक संज्ञा है वो औचित्य होता है, औचित्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञा। अच्छा, अगर यहाँ से बात करते हैं संज्ञा की, तो संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार
जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ये हैं। और पांचों प्रकार इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये सारे मिलकर के पांच बनाते हैं। और इसके प्रमुख जो हैं वो 3 प्रकार होते हैं। आपको बता दें, ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा के ही पार्ट हैं, जातिवाचक संज्ञा के ही पार्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है आपसे, पिता कहानी के लेखक कौन है? उषा प्रियवंदना, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश या शेखर जोशी? तो आपको बता दें, पिता एक प्रमुख कहानी है जो कि आपकी ज्ञान रंजन जी की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रायन की रचयिता कौन है? चंद्रायन के रचयिता कौन हैं? कुतुबन, जायसी, मंझन या मुल्ला दाऊद? तो जो चंद्रायन के रचयिता हैं वो आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। ये चंद्रायन रचना जो है इसके जो रचयिता हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर आपसे समास पूछे जा रहे हैं। तो समास में आपसे पहला समास जो पूछा है वो पूछा है विद्यातुर का समास बताइए। आपसे विद्यातुर के समास के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास है, दूसरा ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास है, तीसरा ऑप्शन दिया है कर्मधारय है और चौथा ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि समास है। तो आपको बता दें कि इसमें जो है, अच्छा आप ऑप्शन रिमूव करके देखिए। पहला ऑप्शन, क्या बहुब्रीहि समास हो सकता है? बहुब्रीहि समास कैसे? क्या दो शब्दों को मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है? नहीं कर रहा, तो यानी बहुब्रीहि समास हमारा नहीं हो सकता है। दूसरा सी ऑप्शन देखते हैं, कर्मधारय, क्या विशेषण और विशेष यानी विशेषता बताई गई है? नहीं, तो कर्मधारय भी नहीं हो सकता। और देखिए आप यहाँ कहीं योजक चिन्ह या और इस तरह के शब्द आए हैं? नहीं आए हैं, तो द्वंद्व समास भी नहीं होगा इसका। तो इसका होगा क्या? इसका होगा तत्पुरुष समास, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर तत्पुरुष के भेद में भी पूछ दे कि अगर बताइए कि तत्पुरुष का कौन सा है, तो आपको बता दें विद्यातुर, मतलब विद्या के लिए आतुर। यहाँ पर के लिए शब्द आएगा और के लिए होता है संप्रदान, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, समास को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर समास जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है वो समास कहलाता है। दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। और इस मेल से जो शब्द बनकर आता है, जो शब्द बनकर आएगा वो आपका समस्त पद कहलाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं टोटल, ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास, तीसरा प्रकार है कर्मधारय, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। पहला जो अव्ययी समास है इसमें आपका प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष की बात होती है, विशेषण और विशेष की। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, यहाँ पर संख्याएं डिनोट करता है, जैसे चौराहा, तिराहा, इस प्रकार से। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह मिलेगा या मिलेगा और मिलेगा, इस प्रकार से यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। बहुब्रीहि समास में दो शब्दों के संयोग से बना शब्द किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताता हो या तीसरे शब्द की बात बन जाए या कोई तीसरे शब्द की ओर इशारा करे, यहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो चलिए ये समास को आपने देखा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वही समास का ही पूछा गया है। चौराहा में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन दिया है द्विगु समास,
दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा बहुव्रीहि समास। उसी तरह ऑप्शन रिमूव करके खेलिए। जैसे देखिए बहुव्रीहि समास क्या हो सकता है, यहाँ तीसरा शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा, तो बहुव्रीहि समास कट गया। क्या विशेषण विशेष की बात कही गई है, नहीं कही गई, तो कर्मधारय भी नहीं होगा। क्या यहाँ योजक चिन्ह या और इस तरह के शब्द आए हैं, या इसका विग्रह करने पर इस तरह के शब्द बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो यहाँ पर द्वंद्व समास भी नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पर चौराहा यानी चार रास्तों का समाहार, यहाँ पर द्विगु समास होगा, संख्यावाची होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर आपसे समास से पूछा है कि लंबोदर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो उसी तरह ऑप्शन रिमूव करके खेलिए। तत्पुरुष समास, क्या यहाँ पर दूसरा पद प्रधान है, नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं होगा। योजक चिन्ह आया है, नहीं आया, द्वंद्व समास नहीं होगा। विशेषण विशेष की चर्चा नहीं की, कर्मधारय नहीं होगा। यहाँ पर दो शब्दों के संयोग से कोई तीसरा शब्द बन रहा है, तीसरे शब्द की ओर इशारा किया जा रहा है, यानी यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गौशाला। गौशाला अर्थात गाय के लिए शाला, यानी गाय के लिए शाला, इसका विग्रह करने पर मिलेगा गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला। ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास। ऑप्शन तत्पुरुष समास का पार्ट दे दिया यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास। चौथा ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि समास। बताना है आपको कौन सा समास है इसमें। तो गौशाला में जो है वो था गाय के लिए शाला, बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता, कर्मधारय विशेषण विशेष नहीं हो सकता, तत्पुरुष हो सकता है, लेकिन अधिक कौन सा सही हो सकता है, तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। तो यहाँ पर गाय के लिए शाला, यहाँ पर एक प्रसर्ग के लिए यूज किया आया है, विग्रह करने पर मिला हमें, तो के लिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यथा समय। आपको बताना है यथा समय में कौन सा समास है। यथा समय यानी समय के अनुसार, यथा समय मतलब समय के अनुसार, लेकिन आप यहाँ देखें यथा, ये एक पहला ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन रिमूव करेंगे। पहला ऑप्शन बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता, किसी तीसरे शब्द की विशेषता नहीं बताई, कर्मधारा या किसी तीसरे शब्द की ओर जो इशारा नहीं कर रहा, कर्मधारा विशेषण विशेष की चर्चा नहीं है, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान नहीं है, बचा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास होगा, क्यों, यहाँ पर उपसर्ग यथा लगा हुआ है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यथा जो लगा है ये आपका उपसर्ग लगा है, यथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। क्या हिंदी को राजभाषा कहा जाता है, क्या राष्ट्रभाषा कहा जाता है, क्या विभाषा कहा जाता है, या तकनीकी भाषा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीटीईटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। और आपको बता दें, जो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो हिंदी को भारतवर्ष में राजभाषा कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रजबुली नाम से जाना जाता है, ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है। क्या गुजराती को जाना जाता है, पुरानी बांग्ला को जाना जाता है, मराठी को जाना जाता है, या पंजाबी को ना जाना जाता है। आपको बताना है ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस,
लेखपाल, इन सारी परीक्षाओं में की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन दिया है 343 टू 339 तक, 334 अनुच्छेद से 339 अनुच्छेद तक, सेक्शन 343 से 351 तक, 315 से 434 तक, 443 से 135 तक। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बता दें जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है वो सेक्शन 343 से 351 तक, यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्या ब्राह्मण से हुई है, अर्धमागधी से हुई है, मागधी से हुई है, या शौरसेनी से हुई है? तो आपको बता दें जो हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा गया है कि 1955 में जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुनीत चंद्र चटर्जी थे, पी सुब्बोरायन थे, बीजी खेर थे, या जीबी पंत थे? तो आपको बता दें 1955 में गठित राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बी खेर साहब थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर साहब, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत पूछा जाता है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है किशोरीदास वाजपेयी, दूसरा दिया है भोलानाथ तिवारी, तीसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल, चौथा दिया है कामता प्रसाद गुरु। तो आपको बता दें हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न पसंद आएंगे और उम्मीद है इन्हीं प्रश्नों में से कई प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पहला है शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को, पुष्यदंत को, या धनपाल को? तो आपको बता दें जो अपभ्रंश का वाल्मीकि है ये स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है कामता प्रसाद गुरु, दूसरा दिया है कैटलर, तीसरा दिया है किशोरीदास वाजपेयी, और चौथा दिया है जॉर्ज गियर्सन। तो आपको बता दें कि हिंदी का सबसे पहले व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे जॉर्ज गियर्सन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? अभी थोड़ी देर पहले इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था। देखते हैं राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में किया गया, 1965 में किया गया, 1970 में किया गया, या 1980 में किया गया? तो आपको बता दें राजभाषा आयोग का जो गठन है ये 1955 में किया गया था और इसके अध्यक्ष बीजी खेर साहब थे। 1955 1955 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1955। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपसे पूछा गया प्रश्न है कि पहला हिंदी का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, या मॉरिशस में किया गया था, लंदन में किया गया था, या नागपुर में किया गया था? तो आपको बता दें हिंदी का प्रथम विश्व सम्मेलन आपका भारत में नागपुर के शहर में किया गया था, नागपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे धीरे धीरे कैसा शब्द है? धीरे धीरे कैसा शब्द है? पहला ऑप्शन दिया है अविकारी,
दूसरा दिया है क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन दिया है विशेषण, चौथा ऑप्शन दिया है क्रिया। ऑप्शन रिमूव करते हैं। क्रिया नहीं हो सकता क्योंकि धीरे धीरे क्रिया नहीं। विशेषण कोई विशेषता नहीं बताई। अविकारी, अविकारी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताई गई है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुनामी कैसा शब्द है। अच्छा हाँ, आपसे आगत शब्द बहुत पूछे जाते हैं प्रश्नों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि एक शब्द दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है ये किस भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से ये प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, कैसा शब्द है। पहला ऑप्शन दिया है फारसी, दूसरा दिया है तुर्की, तीसरा दिया है चीनी और चौथा ऑप्शन दिया है जापानी। आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो आपको बता दें ये जो सुनामी है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारी भाषाओं, अलग अलग भाषाओं से पूछे जाने वाले अलग अलग कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पर अरबी भाषा के जो शब्द हैं उनमें कानून, गरीब, खजाना, अदालत, मीनार, किताब, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द जो हैं चापलूसी, दफ्तर, दुकान, बीमार, जमींदार, आदमी, रुमाल, चुगलखोर, ये सारे के सारे फारसी भाषा के शब्द हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द फारसी भाषा में जमींदार, चापलूस, दुकान और आदमी है। आदमी बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है जो कि फारसी भाषा का शब्द है और अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तुर्की भाषा के जो शब्द पूछे जाते हैं उनमें दरोगा, कुली, बंदूक, चाकू, तोप, बहादुर, बेगम, लाश, कैंची, ये सारे के सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। और तुर्की भाषा के शब्द में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो शब्द जो पूछा जाता है वो है बहादुर। अधिकतर पूछा जाता है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में। बेगम, कैंची और बंदूक, ये अधिकतर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में तुर्की भाषा के शब्द। और यहाँ अरबी भाषा में सबसे पूछा जाने वाला शब्द है अदालत, कानून, किताब। चलिए आगे देखते हैं। आगे चीनी भाषा के कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें पटाखा, लीची, चाय, तूफान, ये सारे के सारे चीनी भाषा के शब्द हैं। और जापानी भाषा का एक शब्द रिक्शा, ये अपनी छाप प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर बनाए रखता है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द है रिक्शा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। हो सकता है आप परीक्षा देने जाएं और आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए। जापानी भाषा का वो शब्द रिक्शा, ये अधिकतर पूछा जाता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, वो जापानी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछा गया है औरत किस भाषा का शब्द है। औरत किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर औरत किस भाषा का शब्द है। पहला फारसी, तुर्की, चीनी या जापानी। तो औरत जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। सॉरी, यहाँ पर अरबी नहीं दिया है। औरत जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ा लेंगे, अरबी। औरत जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ पर एक ऑप्शन काट के आप अरबी लिख लेंगे, औरत आपका अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तमंचा किस भाषा का शब्द है। 24, तमंचा किस भाषा का शब्द है। क्या फारसी है, क्या तुर्की है, क्या जापानी है या चीनी है। तो आपसे पूछा गया है तमंचा किस भाषा का शब्द है। तो आपको बता दें जो तमंचा है वो आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमंचा आपका तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जमींदार किस भाषा का शब्द है। जमींदार किस भाषा का शब्द है। फारसी, तुर्की, चीनी या जापानी।
तो जो जमींदार है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? फारसी, दूसरा ऑप्शन है तुर्की, तीसरा ऑप्शन है चीनी और चौथा ऑप्शन है जापानी। आपको बताना है कि हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है। आपको बता दें हिंदुस्तान जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और आपको बताएं ये हिंदुस्तान हिंदी, हिंदी और हिंदू, हिंदू ये शब्द भी फारसी भाषा के ही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर हिंदी की हमारे साथ आप जुड़िए और हिंदी की आपको लगातार इसी प्रकार से प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, जिसमें यूपी टीईटी, सेंटर टीईटी, सुपर टीईटी, रीट, यूपी पुलिस और लेखपाल के सारे प्रश्नों और सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। और हिंदी में आने वाले इन प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सारे प्रश्न का संग्रह आपको हमारे यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भीड़ में कौन सी संज्ञा है? आपसे पूछा गया है भीड़ में कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन दिया है समूहवाचक, दूसरा है पदार्थवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। आपको बताएं कि भीड़ में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ आपका समूहवाचक संज्ञा है। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ समूहवाचक को रिमूव कर दें, यहाँ पर समूहवाचक नहीं है, अब आपसे इन तीनों में पूछा जाए कि भीड़ कौन सी संज्ञा है, तब आप यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समूहवाचक दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? आपसे पूछा गया है अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, कारक और वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो आपसे पूछा गया है अविकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं या अव्यय होते हैं। बताएं यहाँ पर अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अविकारी शब्द जो है वो अव्यय होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? आपसे पूछा गया है कारक के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया 3 भेद होते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया 4 भेद होते हैं और चौथा ऑप्शन दिया 8 भेद होते हैं। तो आपको बता दें कि कारक के जो है वो 8 भेद होते हैं, कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पर कारक के जो भेद हैं देख लेते हैं। 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 8, उनको देखेंगे। पहला जो कारक होता है वो होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवां अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। वे कारक के 8 भेद होते हैं। इनके परसर्ग भी होते हैं, वो हमने यहाँ पर नहीं आपको लिखे हैं। हम यहाँ पर कारक को जब प्रॉपर इसके डिटेल वाइज पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम आपको पूरी तरह से क्लियर करेंगे कि कारक के परसर्ग क्या हैं, किस तरह से प्रयोग होता है, किस तरह से इसका यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आया था, हमने वहाँ पर आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। परीक्षा में ये दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में दोनों तरह से पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। हमें उत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो 3 और अर्थ के आधार पर 5। तो यहाँ पर 3 और 5 दोनों ऑप्शन दिए हैं। हमसे पूछा उत्पत्ति के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? पहला दिया है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा दिया है परिणामवाचक या परिमाणवाचक सॉरी, और चौथा दिया है गुणवाचक। आप देखिए साड़ी की विशेषता बता रहा है नीला, ये गुण है नीला, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ विशेषण के बारे में बताया है, तो विशेषण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, इसके टोटल 4 भेद होते हैं। अच्छा हाँ, ये जो हम आपको विषय वाइज कुछ टॉपिक वाइज यहाँ पर हम आपको बना के दे रहे हैं, इनको भी बड़े ध्यान से समझते जाइए। कभी कभी डायरेक्टली भेद आपसे पूछ देता है कि विशेषण के भेद बताइए, तो 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इनको डिटेल वाइज हम टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये समझते हैं कि इनके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक या परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? पूछा गया है स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन रिमूव करते हैं, देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं हो सकता, जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता, बचा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतनी सी दही से काम नहीं चलेगा में कौन सा विशेषण है? इतनी सी दही से काम नहीं चलेगा में कौन सा विशेषण है? पहला है सार्वनामिक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है गुणवाचक। हमने अभी विशेषण के भेदों की चर्चा की थी आपसे, उसी क्रम में ये प्रश्न पूछा गया है कि इतनी सी दही से काम नहीं चलेगा में कौन सा विशेषण है। देखिए यहाँ पर इतनी सी बोला है, इस पर ध्यान दीजिए, इतनी सी, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं अपने आप काम कर लूँगा में सर्वनाम है। यहाँ पर आपसे सर्वनाम पूछ दिया है कि मैं अपने आप से काम कर लूँगा, यहाँ आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। मैं अपने आप से काम कर लूँगा में सर्वनाम बताना है। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है? इसको वाचक कर लीजिए, यहाँ वो गलत लिखा है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं अपने आप कर लूँगा मतलब स्वयं कर लूँगा, मतलब स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं कर लेगा तो निजवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं अपने आप काम कर लूँगा में सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा सर्वनाम की भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम आपके 6 भेद होते हैं टोटल, इसके 6 भेद होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इनकी हम डिटेल वाइज चर्चा जब टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक में करेंगे हम। टॉपिक वाइज वीडियो हम कुछ दिनों में अब जारी होने लगेंगे आपके लिए। टॉपिक वाइज वीडियो भी आगे लेकर आएंगे हम आपके लिए, तो वहाँ पर हम इसको बिल्कुल डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या भेद होते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम किस तरह से यूज होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस तरह से यूज होता है, वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जो करेगा सो भरेगा में सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा में सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। आपको बता दें, जो सो जहाँ पर भी आवे, जो सो, वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल भी साथ चलेगा रेखांकित शब्द में है। अच्छा, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछा है आपसे। इसमें शब्द में है पूछा है, क्या है बताना है आपको। अव्यय है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। अच्छा, अव्यय में भी आप निपात लिख लीजिए, ये एक इसका भेद होता है निपात, पांचवा। तो अव्यय का एक निपात एक भेद होता है। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि राहुल भी साथ चलेगा में शब्द में क्या है, तो यहाँ पर अव्यय है ए, और भी पर जोर दिया जाए, कहीं पर भी जोर दिया जाए, मैं स्वयं काम राहुल भी साथ चलेगा, यहाँ भी पर जोर दिया जा रहा है, अगर जोर दिया जाएगा तो निपात हो जाएगा यानी अव्यय बन जाएगा। इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे वहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए, अव्यय को भी थोड़ा यहाँ पर डिटेल वाइज देख लेते हैं हल्का फुल्का, कि अव्यय क्या होते हैं। वे शब्द जो लिंग कारक वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, ये अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय के भेद कितने होते हैं, ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। अब आप कहेंगे, आप अभी आपने बताया एक और अव्यय निपात पांचवा। हाँ, अव्यय के 4 प्रकार ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और होता है ऑप्शन में, अगर 5 दिया है और चौथा ऑप्शन नहीं है तब आप 5 लगाएंगे, क्योंकि उसने निपात को भी ऐड करके आपसे पूछा है। तो चलिए इनको देखते हैं। पहला जो प्रकार है अव्यय का वो है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और यहाँ पर पांचवा आप लिख लीजिए निपात। ये क्या है, ये पूछा क्या प्रश्न में अगर जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उसी प्रकार आप उत्तर दीजिए। जैसे ऑप्शन में पूछा गया कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं और वहाँ पर 5 दिया है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, तब आप 5 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने निपात को भी ऐड कर लिया है अपने में। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध विराम चिन्ह है, आपसे पूछा गया है अर्ध विराम चिन्ह का साइन बताइए, किस प्रकार का चिन्ह होता है अर्ध विराम का। देखिए, ये जो प्रश्न ये है, ये आपका विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह है, ये उद्धरण और अवतरण है, ये प्रश्नवाचक है, और यहाँ पर अर्ध विराम जो चिन्ह है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्ध विराम चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, ये अर्ध विराम चिन्ह है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाघव चिन्ह है। देखिए, यहाँ पर आपसे लाघव चिन्ह पूछा गया, तो ये आपका अभी बताया अर्ध विराम हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, ये विस्मयादि बोधक हो गया, ये लाघव हो गया। लाघव जैसे यहाँ पर हमें लिखना है डॉक्टर, ये डॉक्टर लिख के ऐसे कर दिया, ये जो है ये लाघव चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ममत्व में कौन सी संज्ञा है। अच्छा, संज्ञा की हम तो अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं इसी वीडियो में, तो उम्मीद है आप इसको उत्तर दे पाएंगे। तो ममत्व में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए, ऑप्शन रिमूव का खेल खेलते हैं यहाँ पर भी। समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा, पदार्थवाचक संज्ञा नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है ममत्व, ममता ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरु कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है। अच्छा, यहाँ पर विराम चिन्हों की संख्या आपसे पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो कामता प्रसाद गुरु ने स्पेशली 20 प्रकार के विराम चिन्ह माने हैं, टोटल 20 विराम चिन्हों की संख्या मानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने प्रकार माने गए हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो थोड़ी देर पहले हमने सर्वनाम की चर्चा की थी। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निज वाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया सर्वनाम कैसा शब्द है, आपको बताना है सर्वनाम कैसा शब्द है। पूछा है विकारी, अविकारी, अव्यय या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए सर्वनाम जो है वो लिंग कारक और वचन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। लिंग कारक और वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं सर्वनाम, इसलिए यहाँ पर विकारी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकारी शब्द लिंग कारक वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं और ये सर्वनाम जो है वो विकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने राधा को किताब दी में कारक पूछा है आपसे। राम ने राधा को किताब दी, देखिए यहाँ देने और लेने का बात हो रहा है। किताब उसने राधा को प्रदान की, तो यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। अधिकरण देखिए अपादान अलगाव नहीं है, ने परसर्ग नहीं है, अधिकरण नहीं है, संबंध हो जाएगा। यहाँ पर किताब एक चीज किसी दूसरे चीज को प्रदान हो जाए तो वो संप्रदान हो जाता है। वहाँ पर राम ने राधा को किताब दी, यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये मेरे हथियार हैं। ये मेरे हथियार हैं मध्यम पुरुष है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। देखिए यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से निश्चित कर रहा है कि ये मेरे हथियार हैं, तो यहाँ पर निश्चय कर दिया, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है में कारक पूछा है आपसे कि गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है। क्या अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है या अपादान कारक है। आपको बताएं कि गंगा का हिमालय से अलगाव दिखा रहा है। यहाँ पर अलगाव बता रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती हैं, अलग होती हैं, तो यहाँ पर अलगाव के लिए किसी चीज़ से अलग होने के लिए अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम कारक की चर्चा बहुत अच्छी तरह से करेंगे, जब उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन हम आपको जल्द ही कारक ये सारे जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिक की डिटेल वाइज वीडियो एक एक करके हिंदी के एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, यहाँ पर अलगाव के लिए जो भी होता है वो अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा हुई थी। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें, क्या विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 7 प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें कि जो विशेषण है ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, और ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह मेज राम के लिए है में कारक पूछा गया है। राम के लिए है, यानी देखिए कारक मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा कारक पढ़ाने का एक अलग तरीका है। अभी देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है अधिकरण, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है कर्ता और चौथा है अपादान। देखिए हम यहाँ पर परसर्ग, किसी वाक्य में परसर्ग को देखकर कारक निश्चित, हमेशा उस पर परसर्ग पर ही आप डिपेंड ना रहिए कि परसर्ग दिया होगा तभी मैं कारक बता पाऊंगा इसमें कारक कौन है। आप शब्द जो वाक्य आपको दिया है उस वाक्य की दृष्टि से लगाने का प्रयत्न करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पूछा गया है यह मेज राम के लिए, अर्थात मेज जो है वो राम को प्रदान हो गई, तो यहाँ पर संप्रदान हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव तत्सम से एक प्रश्न पूछ लिया आपसे, चना का तत्सम बताइए क्या होता है। क्या चणाक होता है, चाणाक होता है, चना होता है या चणक होता है? तो चना का जो तत्सम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चणक होता है। चणक ये चना का
तत्सम रूप है चणक। अच्छा, तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो तद्भव होते हैं वो भी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन उनमें अपभ्रंश आता रहता है और मूल हिंदी में जब वो आते हैं तो अपभ्रंश के कारण उनमें काफ़ी बदलाव हो जाता है, वो सारे तद्भव कहलाते हैं। अर्थात शब्द का गलत रूप, एक तरह से अगर आप समझना चाहें तो समझने की भाषा में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि शब्द का गलत रूप वो तद्भव होता है। आगे देखते हैं। हाँ, लीजिए यहाँ पर तद्भव तत्सम की चर्चा की गई है। तद्भव जो होता है संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने होते हैं। मैं बता रहा हूँ वही आपको कि संस्कृत शब्द के ही शब्द हैं ये तद्भव भी, लेकिन ये धीरे धीरे जब आते हैं तो कई भाषाओं से गुजरते हैं, तो जिसके कारण इनमें अपभ्रंश के कारण ये शब्द परिवर्तित हो जाते हैं और हिंदी में एक गलत तरीके से यूज़ होने लगते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। और आप एक ये भी याद रख सकते हैं, हिंदी का बिगड़ा स्वरूप तद्भव कहलाता है। आम, चीता, गाय, खेत, ये तद्भव हैं। इनका तत्सम देखते हैं। तत्सम क्या है? संस्कृत शब्दों से सीधे हिंदी में, अर्थात संस्कृत के समान, मतलब जो संस्कृत में जैसे संस्कृत में यूज होते हैं वैसे ही हिंदी में यूज होने लगे वही शब्द, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे आम का आम्रक हो गया, आम्र हो गया, चीता का चित्रक हो गया, गाय का गो है, खेत का क्षेत्र है, ये सारे तत्सम रूप हैं, ये सारे तद्भव रूप हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया है काल कितने प्रकार के होते हैं। पहला है 5 प्रकार, दूसरा है 3 प्रकार, तीसरा है 4 प्रकार और चौथा है 7 प्रकार। तो आपको बताना है काल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला काल वर्तमान काल, दूसरा काल भूतकाल और तीसरा काल भविष्य काल, यानी 3 प्रकार के काल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत भारती, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत भारती के रचनाकार हैं। पूछा गया भारत भारती की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है कुबेर राय, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है गोपाल शरण। आपसे पूछा गया है भारत भारती के रचनाकार, तो आपको बता दें भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 50 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। हम आपको हिंदी के लेखपाल की तैयारी के लिए हिंदी जिस प्रकार से पूछी जाती है, यूपी पुलिस में हिंदी जिस प्रकार से पूछी जाती है, हिंदी को आपको एक तरह से हिंदी के प्रश्नों को सही करना हम आपको सिखाएंगे। हिंदी हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो हिंदी को एक अलग ढंग से हम आपको सिखाएंगे। आपके सारे आंसर्स लगभग बिल्कुल सही होने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें ताकि हमें इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए आगे वीडियो बना लेकर आते रहें। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।